हम्म हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं? अच्छे हैं? ओके, गुड। सो टुडे वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक एंड वी आर ऑन पेज नंबर 18. द टॉपिक इज डिड women have a revolutions, and it is our part 14, right? So as I tell you about the title given, did women have revolution, इस टॉपिक से पहले हमने किसके बारे में पिछला लेक्चर किया था? डायरेक्टरी रूल्स, ठीक है ना। और डायरेक्टरी रूल्स कैसे आया और किस प्रकार से वो हटा और नेपोलियन बोनापार्ट का रूल इस्टेब्लिश होता है, यहाँ तक ये जो भी स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक था, ये कहानी जो है वो कनेक्ट होती है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड की जितनी भी कहानी है वो शुरू से लेकर अभी तक हमने जो भी किया है वो हमारी पूरी हुई। जो अब ये टॉपिक आ रहे हैं चैप्टर के अंदर, ये स्पेसिफिक क्या है, कुछ ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर हैं, जैसे महिलाओं के ऊपर हम बात करेंगे, स्लेवरी के ऊपर बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो उसमें जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, हेडिंग यही बोल रहा है, तो क्या महिलाओं ने भी रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया? ठीक है, क्या वो भी उस रेवोल्यूशन में शामिल थी? ये सारा कुछ हम मतलब इस सारे टॉपिक में हम उस समय महिलाओं की कैसी स्थिति थी, क्या काम करती थी, क्या उनके पार्टिसिपेशन रहे, इस बारे में जो है हम इस टॉपिक में जानने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो मैं रीडिंग से स्टार्ट कर देता हूं और साथ के साथ आपको स्टोरी भी बताता जाऊंगा। सही है कि नहीं? चलो देखिए, और बी आर ऑन पेज नंबर 18, जस्ट डाउन द पिक्चर आप देख लेना क्या लिखा है। विमेन्स के बारे में हम जानने जा रहे हैं। कहता, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. कहता, फ्रेंच सोसाइटी में जो भी चेंजेस हुई तो उनमें विमेन ने जो है वो शुरू से ही वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के रूप में देखी गई। They hope that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their life. क्योंकि उनको आशा थी कि उनका ये इन्वॉल्वमेंट, जो भी उनकी पार्टिसिपेशन उसमें जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स बनी, लुई 16 हटा, अगर वो उनके साथ चलती हैं, ठीक है, उनके साथ खड़ी होती हैं, तो शायद उनकी भी लाइफ में क्या आ जाए, सुधार आ जाए। ठीक है ना। अब जब ये बात आई है तो उनकी लाइफ के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है, और यहां से आपने ये लाइन जो है अब नोट करनी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो ह्यूमन कंडीशंस के ऊपर आ जाता है, या फिर यही ऊपर से जो ये टाइटल है यही क्वेश्चन है एक तरह से कि उन्होंने क्या भाग लिया था, कैसे लिया था, क्या वो काम करती थी। तो इस तरह की बातें ये सारी, तो यहां से आप ये सारा नीचे तक नोट कर लें। तो महिलाएं क्या क्या करती थी, आइए जानते हैं। कहता, मोस्ट ऑफ द वीमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। बहुत सारी महिलाओं को जो है वो अपने जीवन के लिए जो है वो काम करना पड़ता था, अपने जीने के लिए। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस। क्या होते हैं? सोल्ड फ्लावर्स, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. Most women did not have access to education or job training. Only daughters of nobles or wealthier members of third states could study at a convent, after which their family arranged a marriage for them. Working women had to also care for their families, that is, cook, fetch water, पानी लाना, queue up for the bread, अनाज के लिए, भोजन के लिए, ठीक है ना, ब्रेड्स लाने के लिए लाइनों में लगना, and look after the children. लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, और बच्चों की देखभाल। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन,
और उनकी तनख्वाह भी पुरुषों से कम होती थी। लाइनें बड़ी सिंपल हैं, इसलिए मैंने साथ के साथ इसको एक्सप्लेन किया, फिर भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कहता उस समय जितनी भी, यहां से ऊपर से देखिए, अब जितनी महिलाएं थी थर्ड स्टेट्स की स्पेशली, वो क्या करती थी, अपनी लिविंग के लिए काम करती थी। अब काम क्या थे, दे वर्ड एज स्टीम सीमस्टेसेस, सिलाई, लॉन्ड्रेस, कपड़े धोना वगैरह, है ना। सोल्ड फ्लावर्स, फूल बेचती थी, फ्रूट बेचती थी, वेजिटेबल बेचती थी, कहां पर, मार्केट में। या फिर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, या किसी के घर में जाकर एज ए सर्वेंट घर का काम करना, है ना, पोछा वगैरह जो भी समझ लें आप, साफ सफाई, इस तरह के काम जो है वो किया करती थी। कहां पर, इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्पर्स पीपल, जो भी उसमें के धनी लोग होते थे। धनी कौन होते थे, नोबल्स। यही तो पढ़ा है हमने, प्रिविलेजेस किसको थे, क्लर्जी और नोबिलिटी को, फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को। तो ज्यादातर महिलाएं जो थर्ड स्टेट्स की थी, ऐसी स्थिति, इस तरह के काम करती थी। अच्छा, पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई नहीं थी, ठीक है। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। उनको, उनके पास ना तो पढ़ाई थी, या फिर या वो कोई नौकरी कर सके, ऐसी कोई जॉब ट्रेनिंग उनको नहीं मिली होती थी। तो आप समझ सकते हैं, भारत का समाज भी तो ऐसा ही रहा, ठीक है ना। अब तो महिलाएं पढ़ रही गई हैं हर घर में, आपकी मम्मी पढ़ी होंगी, आंटी पढ़ी होंगी, हो सकता है दादी भी पढ़ी हों, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो जैसे मेरी दादी हैं तो वो अनपढ़ी हैं, तो इस तरह का समाज रहा। तो कहता ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट कॉन्वेंट। जो नोबल्स की डॉटर्स होती थी, या फिर वेल्दियर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट में कुछ लोग थे ना, धनी लोग थे, तो उनकी डॉटर्स जो होती थी, उनको कॉन्वेंट मतलब स्कूलों में जो है, कॉन्वेंट में उनको स्टडी करवाया जाता था, और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। और जो काम के साथ साथ, अगली लाइन यही बोल रही है कि वर्किंग वीमेन को काम के साथ साथ घर की, अपनी फैमिली की देखभाल करनी पड़ती थी। कुकिंग का काम आज भी महिलाएं करती हैं, है ना। फेच वाटर, पानी लेकर आना, लाइनों में लगना ब्रेड के लिए, और बच्चों की देखभाल करना, ये सारे काम। और इन कामों में अगर हम सैलरी की बात करें तो देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। तो पुरुषों के मुकाबले उनको पैसे भी जो है वो कम दिए जाते थे, ठीक है जी। तो इस तरह की स्थिति हम देखते हैं उस दौरान महिलाओं की। आगे वो अपनी बात को बढ़ा रहा है, क्या लिखा है देखिए इस पैराग्राफ में, लास्ट में। कहता इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वीमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। अब अपने अपने हितों के लिए आवाज उठाने के लिए, ठीक है, उनके डिस्कशंस के लिए उन्होंने भी जैसे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, ठीक है ना, पार्टियां बनाई, न्यूज़पेपर यहां तक कि चलाए उन्होंने। और इस तरह हम देखते हैं कि उस समय, क्योंकि जब रिवोल्यूशनरी टाइम आया, हम बात कर रहे हैं 1791, है ना, क्योंकि ये रिवोल्यूशनरी ईयर्स थे, तो जिस जिस तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो महिलाएं भी एक तरफ से ऐसे, तो वही लिखा है। कहता अबाउट 60 विमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। और इस तरह हम देखते हैं कि 60 क्लब्स, एक एक नंबर में लाइनें हैं, नोट करते जाओ, इस तरह के 60 क्लब्स जो हैं वो देखे गए उसमें फ्रेंच जितने भी सिटीज थे। और उनमें से ये नोट कर लो, कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, दो कोई विमेन्स, है ना, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, दो नाम है, अलग अलग हैं ये, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी, और क्या बोल रहा है, रिपब्लिकन विमेन, ओ सॉरी, दो नहीं एक ही है, वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। उनमें से इतने जितने भी 60 थे, इनमें से ये एक सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन विमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, ठीक है, नोट रखना इसको, एक नंबर में कई बार ये पूछा हुआ है। वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वॉज, और अब इन पॉलिटिकल क्लब्स को बनाने का मकसद क्या था, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं थी। अगर आप देखें 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो उसमें राइट टू वोट किसको मिला, ओनली मैन। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, ये पीछे मैंने आपको थोड़ा सा डेमो दिखाया था कि ये इस तरह का था, वो पिक्चर आप देख सकते हैं पिछले पेजों पे, थोड़ा सा उसकी लाइन है। तो उसमें मतलब मैन की बात की गई थी, वो तो हमें पता ही है, एक्टिव सिटीजन में मैन ही थे। सो कहता वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज, अब बनाने की वजह क्या थी, वॉज दैट
वीमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज अ मैन। उनकी ये डिमांड थी कि वो भी वही करें। और वीमेन वर डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट होता है निराश होना, का क्या क्यों, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन्स, क्योंकि उस संविधान जो बना था उसने उनको क्या बना दिया था, पैसिव सिटीजन बना दिया। पता है ना पैसिव सिटीजन कौन थे? हाँ, अब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को पता ना हो। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। उन्होंने जो है वो राइट टू वोट के लिए डिमांड किया, और मतलब उनकी डिमांडों में ये सब कुछ शामिल था। इलेक्टेड असेंबली में वो भी आए, वो पॉलिटिकल ऑफ, उनका भी एक पॉलिटिकल ऑफिस हो, मतलब पॉलिटिकली वो भी एम्पावर्ड हो, इस प्रकार से उनकी डिमांड्स थी। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। और यदि उनको इस तरह से भागीदारी मिलती है तब वो गवर्नमेंट में रहकर अपने हितों की बात कर सकती हैं, ऐसा उनका मानना था। बात भी सही थी, अगर आप पावर में आते हो तभी आप। लेकिन हुआ क्या, कहता रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स, यहां पे एक लाइन दिख रही है, इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वीमेन। ठीक है जी। अब जब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कब बनी, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के बाद कॉन्वेंट, तो वो रिवोल्यूशनरीज थे ना, बनी थी कि नहीं बनी थी? तो उन्होंने कुछ किया था। क्या किया था, क्या किया था, सुधार लाने का प्रयास किया गया था उस समय जब कॉन्वेंट बनी। ठीक है ना, कन्वेंशन, कॉन्वेंट बोल रहा हूं ध्यान से, कन्वेंशन यही था ना नाम। हाँ, तो कहता है इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इंप्रूव द लाइफ ऑफ वुमेन, जिसने महिलाओं की स्थिति को सुधारने का काम किया, हेल्प की। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। अब उस रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही थी या की गई, ये आप देख रहे हैं। लड़कियों की पढ़ाई कंपल्सरी कर दी गई। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, विल मैंने इच्छा। अब फादर भी ऐसे ऐसे कुछ नियम बना दिए कि पिता जो है वो अपनी पुत्री पे अपनी इच्छा नहीं थोप सकता था, मतलब मैरिज के लिए उसको फोर्स नहीं करके हाँ हाँ उसके साथ ही करनी है। मैरिज वॉज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। मैरिज को जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आए और मैरिज को रजिस्टर्ड किया गया एक सिविल लॉ के तहत जो है वो, मतलब इस तरह से व्यवस्था की गई। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, अगर किसी का पति सही नहीं है तो महिला को चॉइस मिल गई, डाइवोर्स की व्यवस्था कर दी गई कि वो उसको छोड़ सकती है, डाइवोर्स ले सकती है। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाई बोथ वीमेन एंड मेन, और ऐसी व्यवस्था के लिए दोनों ही तरफ से कोई भी अप्लाई कर सकता था। वीमेन, चाहे मैन था चाहे वीमेन, है ना। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स में और क्या क्या व्यवस्था, क्योंकि उससे पहले तो नहीं थी। ठीक है ना, जब लुई 16 का समय था, थर्ड स्टेट्स का चलता था, तो उस समय तो हम देख रहे हैं कि वो छोटे जो भी काम धंधे थे, ना पढ़ाई उनकी ना जॉब ट्रेनिंग। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं अब कि क्या हुआ कि वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, ठीक है, जॉब ट्रेनिंग्स उनको दी जाने लगी, और कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, और इस तरह से वो कोई आर्टिस्ट से रिलेटेड, कारीगरी से रिलेटेड कोई काम, है ना, कोई भी किसी भी प्रकार का धंधा या छोटा मोटा बिजनेस वो करने में सक्षम उनको किया जाने लगा, ताकि वो ये सब कुछ कर सके। ठीक है ना जी। हाँ, तो ये हो रहा था, ये चेंजेस देखने को मिलती हैं उनकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पे बात लिखी हुई है वही, जब तक पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं मिलेगी, जब तक आप पॉलिटिकल एम्पावर्ड नहीं होंगे, तो आपके हितों की इतनी बात आपके बारे में नहीं सोचा जाएगा। कहता विमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और राइट टू वोट तो मिला नहीं था, चाहे जो मर्जी आ गया। ठीक है ना, रॉबेस्पियर आ गया, कुछ आ गया, या सॉरी कन्वेंशन बनी, जो भी था। कहता विमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, वो चलते रहे ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। क्या लिखा है, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ विमेन्स क्लब। तो उसमें तो किया था ना उसने, हाँ, तो उसने क्या किया, ऐसे जैसे जो बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने हुए थे उसको उसने बंद करवा दिया, बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज,
और उनकी इस तरह की ये राजनीतिक गतिविधियां भी बैन कर दी। और मैनी प्रोमिनेंट होती है जो प्रमुख होती हैं, है ना, जिनको जो लीडर होती हैं, एक तरह से लीडर कहेंगे, प्रोमिनेंट जो प्रमुख। तो और मैनी प्रोमिनेंट लीडर्स वर अरेस्टेड, को अरेस्ट किया गया, एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, और कईयों को मौत के घाट उतार दिया गया। ग्लूटनी तो करवा रहा था वो, मतलब जो भी अपने लिए पॉलिटिकली अप्रोच के साथ आगे आ रहा था उसको भी ऐसा कुछ सिस्टम तैयार हो गया कि गलत नजरिए से देखा गया, और उसके ऊपर, अब हालांकि डिमांड राइट थी, लेकिन ऐसे समझा गया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, और उनके ऊपर केस चलवाकर उनको ग्लूटेन करवा दिया गया। और ऐसा हम देखते हैं महिलाओं के साथ भी हुआ, कब? रेन ऑफ टेरर मीन्स मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के समय। ठीक है, आगे अगला पैराग्राफ देखिए क्या बोल रहा है। कहता विमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस continue through the next 200 years in many countries of the world. Note down this line. लेकिन महिलाओं का यह आंदोलन वोटिंग राइट के लिए, इक्वल वेजेस के लिए, है ना, आज भी प्रैक्टिकली आप देखो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा चलता है। ठीक है, पुरुषों को ज्यादा पे किया जाता है, महिलाओं को कम पे किया जाता है, पता नहीं क्यों है, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कहता कि जो उनका अपना वोटिंग राइट की बात थी, इक्वल वेजेस के लिए संघर्ष थे, वो अगले 200 वर्षों तक भी विश्व के अलग अलग कंट्रीज में देखे गए हैं। फ्रांस को तो छोड़ ही दो आप। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति आज बेहतर हुई है, तो उसके लिए बहुत बड़े संघर्ष हुए हैं वर्ल्ड लेवल पे। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। सफरेज मतलब राइट टू वोट के लिए, है ना। ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में ये सब कुछ देखने को मिलता है। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वीमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वाज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। और ये जो भी एग्जाम्पल, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ये फ्रेंच वीमेन्स का जो रिवोल्यूशनरी ईयर्स में देखा गया, वो एक तरह से एक प्रेरणात्मक मेमोरी के रूप में हमेशा जिंदा रहा। महिलाएं संघर्ष करती रहीं। और फ्रांस की अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू बनाएंगे हम, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, कुछ भी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, करेक्ट करो, नहीं करो, है ना, फाइंड आउट करो, बहुत प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। तो ये 9 नोट कर लो। कहता है इट वाज फाइनली इन 1946 that women in France won the right to vote। देख लो आप, 1946। ठीक है, भारत कब आजाद हुआ है? हाँ, 1947। तो देख लो फ्रांस के अंदर कब चल रही थी संघर्ष, 1789 में, और फिर जाके इतने वर्षों बाद फ्रांस के अंदर भी महिलाओं को कहीं ना कहीं ये मिला है। तो एक बहुत लंबा संघर्ष जो है महिलाओं को करना पड़ा है, विश्व की महिलाओं को ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहानी भारत की रही है। और हाँ, भारत की तो पता ही है आपको, भारत वैसे आजाद कब हुआ है, और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना फिर क्या हुआ? सोचना जरा इसके ऊपर, राइट टू वोट मिला है या नहीं मिला है? ठीक है ना, हम भारतीय हैं, जरा गर्व करो, सोचिए, दिया है नहीं दिया है, कितना दिया है? तो आप देख लो, कंट्रीज के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। यहाँ पे बेटा एक और पिक दी हुई है, ओलंपी दे गूस, इसके बारे में पढ़ लेना। ये भी वो एक एक्टिव महिला थी, पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे, लेकिन इसने उसमें जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन की तरह मैन की बात की गई एंड सिटीजन की, तो इसने अपना तरफ से जो है एक बनाने का प्रयास किया था और डिमांड करती रही थी। लेकिन बाद में जब कन्वेंशंस, जब आर्गुमेंट्स उसके बढ़े, तो वही बात है कि क्या हुआ, बेचारी को एग्जीक्यूट कर दिया गया, क्योंकि वो डिमांड कर रही थी, लेकिन गलत, वही बात है, वो सिस्टम ही ऐसा था। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा खुद से पढ़ लीजिएगा। तो आज इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कवर होता है। अच्छा, हॉलीडे होमवर्क हम आपको देने वाले हैं, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी बता देता हूँ। वैसे मैं आपको वो तो लिख के भेजेंगे आपको, पीडीएफ फाइल जो भी होगी वो आप देख लेना, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैंने ज्यादा नहीं देना है, जो हमने पढ़ा है अब इसको
जैसे हमने एक सिविक्स का चैप्टर किया है, अभी एक हिस्ट्री का किया है, इसमें जितने भी टॉपिक हैं सीक्वेंस वाइज ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। जैसे सिविक्स का डेमोक्रेसी, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ, फिर उसमें कुछ स्टोरीज, इसी तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्टार्टिंग में थोड़ा सा बैकग्राउंड सोसाइटी का, या 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए ही हैं। पॉलिटिकल क्या मतलब आपने नोट्स बनाने हैं, जितने भी टॉपिक आपने कवर किए हैं स्टार्टिंग से लेकर, हाँ इसमें जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन, political situation, yes, conditions of behind the French Revolution, social condition behind the French Revolution, और economic condition behind the French Revolution। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे करना कि इनको वैसे ही याद कर लेना, और जो जो भी आपने स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज जो जो भी कवर किया उसके मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपने एज ए नोट्स लिखने हैं। एक तो बात ये रहेगी। दूसरा, अभी कुछ फिर मैप वर्क दूंगा, अभी हमने किया नहीं है, लेकिन ऐसा दूंगा कि जो आप कर पाए, और मैं समझा भी दूंगा आपको, ठीक है ना। उसके ऊपर लिखा भी होगा, तो वो कुछ मैप मैंने आपको देने का जो है सोच रखा है। तो इस प्रकार से आपने अच्छे से इस काम को करना है, अच्छे से ये नोट्स बनाने हैं, सीक्वेंस में बनाने हैं, जितना पढ़ा दिया है उसके अच्छे से नोट्स तैयार कर लेने हैं इसमें पढ़ाए हुए के, ठीक है। तो ये आपको लिखने का काम हो जाएगा, समझने का। और हाँ, ये तो लिखने का होगा, मैप जो है वो स्क्रैप बुक के ऊपर आपको करने होंगे, तो देख लेना। अगर स्क्रैप बुक नहीं होगी तो फाइल पे मैं आपको दे देता हूँ ऑप्शन कि उस पे फाइल पे पेजेस आते हैं, उसके ऊपर आप अच्छे से उसको करिएगा, क्योंकि ये आपके जो है वो असेसमेंट मार्क्स हमने जो है वो कंसीडर करने हैं, तो ये वर्क उसमें कंसीडर होगा। तो प्लीज इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना। इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि कॉपी भी बनती है और साथ के साथ कोई प्रोजेक्ट फाइल या कुछ भी है वो हम 5 नंबर में आपको देते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये काम करना है, वो आपको लिखित मिल जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लें। हाँ, तो वो क्या होगा वो आप देख लेना जब हम भेजेंगे। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितना पढ़ लिया है वो आपका टिप्स पे हो जाना चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस के बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल ढंग से बता दिया है। एट द एंड जो भी एक्सरसाइजेस दी गई हैं, इसके क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़िए, समझिए और उससे रिलेटेड आंसर बना लीजिए। 3 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आंसर अपना उस हिसाब से, ठीक है। कितने 80 वर्ड्स 3 मार्क्स के लिए, 60 to 80 वर्ड्स, और 100 to 120 वर्ड्स जो है 5 मार्क्स के लिए। तो ये आपकी लिमिट होती है, आगे पीछे भी हो जाता है, कोई नहीं। तो आप बड़े क्वेश्चंस 5 नंबर के हिसाब से आपने अपनी तैयारी करनी है, टॉपिक को अच्छे से समझ के करना है, ठीक है। उसमें फिर 1 नंबर में आए, 3 में आए, 5 में आए, कोई टेंशन नहीं होती है, और बच्चे करते हैं, और आप ब्रिलियंट बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, और इस चीज में आप डटे रहो, ठीक है। तो इसी आशा के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और फिर मिलेंगे। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।